नमस्कार दोस्तों। एल्फ ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल, और उसमें हमने योगा एंड स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने नेचर, स्कोप और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्यूज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमने देखी है। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। देखो, एक बात बताऊं कि आप जो भी अगर पीडीएफ या कुछ न्यूज़ और उसके बारे में चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पे रेगुलर जो भी अपडेट्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, जैसे नॉट एवरी डे, पर हाँ जो भी इंपॉर्टेंट होती है मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए, तो वो उस पे ज़रूर अपलोड कर दी जाती है, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो आज हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें, एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ डिसिप्लिन ये कैसे इवॉल्व हुआ, एज अ सिस्टम ये कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ से इसकी नींव कैसे पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, बट एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इट कैन नॉट क्लेम अ लॉन्ग हिस्ट्री। एज अ प्रैक्टिस तो ये जब से सिविलाइजेशन है तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, परंतु एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट, स्टडी के लिए जो विषय के तौर पर है, तब इसकी बहुत ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है। अब देखो, इवोल्यूशन के जो फेजेस हैं वो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बताए हुए हैं, पर जो जनरलाइज फेजेस हैं वो ये 6 टोटल फेजेस हैं। अपन ये 6 फेजेस के बारे में देखते हैं कि किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक 10 नंबर में ये क्वेश्चन एक बार तो बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक एक बार भी ये क्वेश्चन बना नहीं है। तो आप ये वाला क्वेश्चन जरूर अच्छे से, मतलब ये लेक्चर को देख लेना। तो सबसे पहले देखें तो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी है ना, 1887 से लेकर के 1926 के बीच का ये फेज है। फिर सेकंड फेज देखें, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का स्वर्ण काल, तो ये 1927 से 1934 के बीच में है। फिर एरा ऑफ चैलेंजेस, ये 1938 से 1947 के बीच में है। फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो ये 1948 से 1970 का है। फिर एरा ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवलोक प्रशासन की बात करें तो 1971 से 1990। फिर 1990 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं उसके बाद एरा ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है, या फिर एलपीजी भी इसको नाम दिया जाता है, जो कि 1991 से अभी प्रेजेंट, इन प्रेजेंट हम लोग इस एरा में है, एरा ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें एक एक करके। फिर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। अब ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी क्या कहती है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है। पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम भी अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिस्टम भी अलग है, तो दोनों को अलग रहना चाहिए। और एज अ सब्जेक्ट भी बात करें तो सब्जेक्ट का इवोल्यूशन पॉलिटिकल साइंस से होता है, पर बोला गया कि आप पॉलिटिकल साइंस को अलग रखो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग सब्जेक्ट बनाओ। तो ये बेसिकली डाइकोटॉमी है जो 1887 से 1926 तक है। इसको राजनीति प्रशासन द्विविभाजन हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो पहला फेज है उसमें क्या, वुड्रो विल्सन है ना, आई हैव टोल्ड अबाउट हिम, ये यूएस के प्रेसिडेंट रहे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, 1887 में। उसमें इन्होंने बात की किसके बारे में, सेपरेशन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एज सब्जेक्ट था, उसी के बीच में आज भी कई यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस ही डिपार्टमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हुआ 1887 के बाद में, तो कुछ नई यूनिवर्सिटीज ने, फिर आगे हम लोग जैसे देखेंगे कि इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो विल्सन को, वुड्रो विल्सन जो है उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इट इज ईजी टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क टू रन इट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया था, याद रखना। फिर वुड्रो विल्सन के बाद में आते हैं गुड नाउ। अब देखो, गुड नाउ इज अ वेरी गुड नेम। गुड नाउ मतलब अभी अच्छा। ठीक है, तो ये इनका नाम है, आप याद रख लेना। इन्होंने एक किताब लिखी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, सन 1900 में। उसमें इन्होंने जो विल्सन द्वारा डाइकोटोमी दी गई है उसको सपोर्ट किया। तो अब इनको भी कोई उपाधि देनी थी, तो इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में बोल दिया है ना, जबकि है वुड्रो विल्सन भी यूएसए की, पर इनको नाम, ये उपाधि दे दी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए। फिर एक थिंकर आते हैं एल डी वाइट। उन्होंने पहली टेक्स्ट बुक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली टेक्स्ट बुक लिखी, जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली किताब है। तो ये हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी देखा, एज अ सिस्टम, एज अ सब्जेक्ट ये पॉलिटिकल साइंस से अलग होकर के इसको अलग सब्जेक्ट बनाने की बात की गई। फिर गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स आया, जो कि 1927 से लेकर के 1937 तक। अब देखो, ये सिद्धांतों का स्वर्ण काल जो है, इसमें हुआ क्या, बहुत सारी किताबें लिखी गई। पहली किताब तो एल डी वाइट लिख करके चले गए, उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई है ना, और बहुत सारे स्कॉलर्स जो कि हम वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकल थिंकर्स के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत सारे स्कॉलर्स आए, हेनरी फेयोल, एमपी फॉलेट, मुने रेले, गुलिक उर्विक और विलोबी। ये कुछ मेजर थिंकर्स हैं, उनकी कुछ बुक्स हैं जो इस काल में लिखी गई है ना। इनिशियल कंटेंट इस एरा में डेवलप हुआ। और कौन कौन सी बुक्स हैं, एक बार ये बुक्स देख लो। हेनरी फेयोल ने लिखी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फिर एमपी फॉलेट ने लिखी क्रिएटिव एक्सपीरियंस। मुने एंड रेले की किताब है ऑनवर्ड इंडस्ट्री। और गुल्लिक और उर्विक की किताब है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
और विलोबी की किताब है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ 4-5 बुक्स हैं, आपको याद रखनी है। अगर 10 मार्क्स में डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन आएगा तो भी आपको लिखनी है, और 5 मार्क्स में सिर्फ इसी एरा के बारे में पूछ ले तो भी आपको लिखनी है। फिर गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल दिए गए अलग अलग थिंकर्स के द्वारा। जैसे फेयोल ने 14 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए, मूने एंड रेले ने 4 ऐसे प्रिंसिपल दिए, गुल्लिक ने 10 दिए, उर्विक ने 8 दिए। ये अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो अपने सिलेबस में है, जैसे कि हायरार्की एक प्रिंसिपल है ना, तो पद सोपान, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर यूनिटी ऑफ कमांड है ना, यूनिटी ऑफ कमांड हमारे सिलेबस में है, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर एक प्रिंसिपल दिया हुआ है स्पैन ऑफ कंट्रोल, है ना, नियंत्रण का क्षेत्र, ये कंट्रोल है, नियंत्रण का क्षेत्र, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये 14 के 14 वैसे सिलेबस में नहीं है, तो जो 2-3 हैं डायरेक्टली सिलेबस में लिखे हुए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे ये फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स में देखो, इनिशियल कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर डेवलप हुआ किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड फेज में, ठीक है। क्लासिकल थिंकर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान किसने बनाया, क्लासिकल थिंकर्स ने बनाया, है ना। तो ये स्कॉलर्स इसी फेज से एसोसिएटेड थे। फिर क्लासिकल थिंकर्स ने बहुत सारी एफिनिटीज, मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज बताई पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ दिस फेज में अपन ने देखा, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल जो स्वर्णों का सिद्धांत, स्वर्ण सिद्धांतों का स्वर्ण काल है, उसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं। फिर आगे आता है एरा ऑफ चैलेंजेस, है ना, चुनौतियों का काल, 1938 से लेकर के 1947 में के बीच में ये माना गया। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा था, और इसमें जो मेजर चैलेंज था वो आया इस एरा में। क्यों आया, क्योंकि भाई बर्नार्ड नाम का एक स्कॉलर जो किताब लिखता है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब ये फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसने बुक तो लिखी और बहुत बढ़िया किताब लिखी, पर क्लासिकल थिंकर जो गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स के टाइम पे बहुत सारी किताबें अपन ने पढ़ी जो लिख करके गए थे, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ऑनवर्ड इंडस्ट्री, ये सारी किताबें। तो ये क्लासिकल थिंकर्स ने देखा कि बर्नार्ड ने तो भाई इसकी किताब में कुछ भी हमारे बारे में मेंशन ही नहीं किया है, तो ये थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए। तो इस वजह से इसको एरा ऑफ चैलेंजेस भी माना गया। फिर जो हर्बर्ट साइमन है, साइमन ने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कह दिया प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा ये तो मुहावरे लोकोक्तियां हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनमें कुछ यूनिवर्सल बात है। तो साइमन ने भी ऐसी बात बोल दी, तो क्लासिकल थिंकर्स को बहुत चोट पहुंच गई। फिर रॉबर्ट डेल, उन्होंने एक किताब लिखी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। उसमें ये बात करते हैं 3 हर्डल्स क्या है ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन बिकमिंग साइंस, है ना। तो वो 3 हर्डल्स इन्होंने बताए भी, वैल्यू, बिहेवियर, इकोलॉजी, है ना, मूल्य, व्यवहार और पारिस्थितिकी, है ना। तो इन तीनों हर्डल्स के बारे में रॉबर्ट डेल ने बात करी। तो जब ये इतनी सारी बातें अलग अलग होने लगी, तो क्लासिकल थिंकर्स को लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सर्वाइव कर रहा है, तो इसलिए इसको एरा ऑफ चैलेंजेस बोला 1938 से लेकर के 1947 तक। फिर हम इसके आगे देखें तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी में तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, और वो वापस पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाने लगता है। जॉन गॉस जो है वो अपना आर्टिकल लिखते हैं द ट्रेंड्स इन थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच ही वापस बता देते हैं। जो 1887 में वुड्रो विल्सन ने, है ना, वुड्रो विल्सन ने इसको अलग किया था, उसको वापस से जॉन गॉस क्या करते हैं, वापस ये पॉलिटिकल साइंस की ही ब्रांच बता देते हैं। फिर वेरियस थ्योरीज और अप्रोचेस, अलग से कुछ थ्योरीज और अप्रोचेस हुई जो 4th फेज में डेवलप हुई, है ना, फॉर द सर्वाइवरशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि सर्वाइव कर सके। उसमें से जो मेजर अप्रोचेस हैं वो क्या है, देखो, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीपीए आया 1953 में। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज बात कर रहे थे, तब हमने देखा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया, विकास प्रशासन। फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो नवलोक प्रशासन आया 1968 में। फिर पब्लिक चॉइस थ्योरी 1960 में। ये सारी चीजें आई ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्वाइव कर सके, इंडिविजुअली भी सर्वाइव कर सके, पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच ना बताई जाए। ये इनोवेशंस हो रहे थे तो शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्वाइव कर पाए। फिर उसके बाद में जो 5वां फेज आता है, 5वें फेज में क्या कहा जाता है कि ये एरा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसमें हमें क्या करना है, हमें एम्फेसिस करना है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पे, है ना। जैसे अपने पहले साइंस बना रहे थे तब बात की थी कि जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स आप पढ़ोगे तो मैथ्स के बिना नहीं पढ़ सकते। जैसे आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच में बहुत सारे लिंक्स हैं, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इज इंटर रिलेटेड विद मेनी अदर सब्जेक्ट, जैसे सोशियोलॉजी से, जैसे पॉलिटिकल साइंस है ना, मेजर उससे रिलेटेड है, साइकोलॉजी से, लॉ से, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पोर्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो इसलिए इसमें कहा गया, एम्फेसाइज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी और कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अदर सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वजह से ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, और कहा जाता है इसको एरा ऑफ एम्फेसिस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी।
ये 1971 से 1990 का था। और फिर इसके अलावा ये जो बात कर ली हमने इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के बारे में, फिर उसके अलावा एज अ सिस्टम भी इसमें कुछ मेजर चेंजेस आए। और जो उसके फीचर्स हैं वो क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को यहाँ पर भी रिजेक्ट किया गया, और डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण, पावर का केंद्रीकरण ना हो उसके ऊपर बल दिया गया। हायरार्की में फ्लेक्सिबिलिटी रखने की बात की गई। हायरार्की में देखो, जैसे मान लो ये हायरार्की के लिए ट्रायंगल अपन बनाते हैं, और इस ट्रायंगल पे यहाँ पर मान लो ऊपर ही ऊपर कलेक्टर बैठा हुआ है, यहाँ पर एडीएम बैठा हुआ है, और यहाँ पर एसडीएम बैठा हुआ है। तो अब एसडीएम को अगर स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करने के लिए बोला जाए तो एसडीएम एडीएम के पास जाएगा, एडीएम कलेक्टर के पास जाएगा। पर अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दोगे तो वो डायरेक्ट कलेक्टर के पास में जा सकता है, कुछ भी हो तो वो एक लेवल जंप करके और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी हायरार्की में रख सकता है। फिर इसमें एम्फेसिस किया गया पब्लिक पार्टिसिपेशन पे। जब हम देख रहे हैं शुरुआत से पब्लिक पार्टिसिपेशन की अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है ना, पर इसमें एम्फेसिस दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम बात कर रहे थे रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज की, तो हमने डेवलप कंट्रीज में देखा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, पर डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, तो इस वजह से ये एरा में एम्फेसिस किया गया किस पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे। इसके बाद में देखो, जो सिक्स्थ फेज आता है वो आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, नवलोक प्रबंधन का काल, एरा ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। है ना, यहाँ पे मैनेजमेंट मिस हो गया, इधर आ गया इधर, है ना। तो एरा ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये 1991 से अभी तक चल रहा है। इसमें देखो फीचर्स क्या क्या हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब बनाया जाएगा प्रमोटर, फैसिलिटेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इंस्टेड ऑफ रेगुलेटर। पहले ये रेगुलेटर की तरह काम कर रहा था, पहले ये सब कुछ संभाल रहा था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये प्रमोट भी करेगा, फैसिलिटेट भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, चाहे सर्विसेज हो, चाहे और कुछ जो भी इनके काम होते हैं वो हो। फिर ये इंफेसिस करेगा 3E कल्चर के बारे में। 3E कल्चर जो प्राइवेट सेक्टर का है ना, प्राइवेट सेक्टर 3E कल्चर क्या है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाएगा, एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा, और इफेक्टिवनेस पे ध्यान दिया जाएगा। तो इसके ऊपर एम्फेसिस डाला जाएगा किसमें, जो नवलोक प्रबंधन का काल है, एरा ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, उसमें। फिर डाउन साइजिंग की जाएगी ब्यूरोक्रेसी की और गवर्नमेंट की, है ना। इसको डाउन साइजिंग और ब्यूरोक्रेसी को डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर वी नौकरशाहीकरण भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं आ रहे हैं उनको कम करेंगे। जैसे अभी आप रिसेंटली देख रहे होगे कि राजस्थान में कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए एक स्कीम लाने की बात चल रही है ना। कि जो भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो बार बार एपीओ हो जाते हैं, है ना, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर हो जाता है, या फिर कोई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली है ना बहुत ही। हाँ, तो हम देख रहे थे, सॉरी बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, तो हम देख रहे थे डाउन साइजिंग और ब्यूरोक्रेसी के बारे में। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए अभी स्कीम लाने की बात चल रही है। और फिर इसके बाद में ये एलपीजी जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसमें एम्फेसिस किया जाता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अब ये डाउन साइजिंग और ब्यूरोक्रेसी भी तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही है। आप एक जगह पे अधिकारी चाहिए 10 और आपने लगा रखे हैं 50, तो वो आपको हटाने तो पड़ेंगे। तो पहले अलग अलग जगह पे देखो वीआरएस भी जबरदस्ती लोगों को दिलाया जाता था। फिर एक गोल्डन हैंडशेक नाम से स्कीम भी चलाई गई थी, जिसमें जो पीएसयू होते थे उसमें लोगों को जबरदस्ती वीआरएस दे रहे थे, क्योंकि इतनी प्रोडक्टिविटी थी नहीं। फिर हम लोग आगे देखें तो इवोल्यूशन के जो फेजेस हैं, जो हमने जनरलाइज फेजेस देखे, उसके अलावा निकोलस हेनरी एक थिंकर है, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर नाम की किताब लिखी, और उसमें ये 6 अलग अलग फेजेस बताए। अब इसमें पहला तो सेम फेज है वुड्रो विल्सन वाला ही, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी है 1900 से 1926 तक। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937 तक। फिर इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 3 तरफ भेजा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस बना दी, मैनेजमेंट की तरफ भेज दिया, और फिर उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। तो ये 3 फेजेस हैं। फिर एरा ऑफ गुड गवर्नेंस है ना, ये 1991 से अभी तक। अब देखो 1991 से वैसे गुड गवर्नेंस तो 1992 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें पहली बार मेंशन हुआ एज अ वर्ड, है ना। और उसके बाद में गुड गवर्नेंस बहुत ज्यादा चर्चित हो गया। अब ये जैसे ये वाले जो फेजेस है ना, ये आपसे डायरेक्टली कोई पूछने नहीं वाला है, पर आपके पास में जैसे ये मान लो मेंस की कॉपी है, और आप 10 नंबर का आंसर इधर 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 लिख रहे हो, यहाँ पे जगह बचती है, तो यहाँ पर ये वाले फेजेस लिख दो। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी से ही है। 5-6 फेजेस लिख दोगे तो आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया देखेंगे। इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ। तो इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स चले गए सबसे पहले 1937 में, 1941 में, 1943 में, 1949 में। कहाँ कहाँ, मद्रास यूनिवर्सिटी में 1937 में पहला डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1941 में प्रोफेसर बेनी प्रसाद थे, उनके एफर्ट से शुरू हुआ। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1943 में फिर डिप्लोमा शुरू हुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी में 1949 में। उसके बाद में पहला सेपरेट डिपार्टमेंट बना 1950 में। ठीक है, कहाँ पे बना, नागपुर यूनिवर्सिटी में ही बना। और ये एमपी शर्मा के एफर्ट से, है ना। महादेव प्रसाद शर्मा, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम बात कर रहे थे कि विज्ञान है कि कला है, साइंस है या आर्ट है, तो आर्ट बताने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एमपी शर्मा और टीड हमने नाम पढ़ा था। तो ये वही महादेव प्रसाद शर्मा है। फिर अदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनाए गए 1959 में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बनाया गया अलग से। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बना, पंजाब यूनिवर्सिटी में बना 1965 में। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1961 में अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट बना।
फिर हम बात करें तो एमपी शर्मा, देखो एमपी शर्मा फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है और पहले प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये भारत में। और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान कौन है? मुकुट बिहारी माथुर। अब देखो हमने किस किस की बात करी, हमने सबसे पहले बात करी वुड्रो विल्सन की, है ना, वुड्रो विल्सन की, जो कि वुड्रो विल्सन जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। फिर हमने बात करी गुडनाउ की, है ना, गुडनाउ क्या कौन है? जो अभी अच्छे हैं, और ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? यूएसए में। फिर उसके बाद में हमने एमपी शर्मा की बात की, एमपी शर्मा इंडिया में फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एमबी माथुर, है ना, एमबी माथुर है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है, कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये याद रखना, ये भी अलग से कोई पूछेगा नहीं 1 नंबर 2 नंबर में आपसे, 2 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा नहीं ऐसा, पर फिर भी आप लिख करके आंसर में जरूर आना ये। फिर 4 मोनेस्ट्रीज देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मानी जाती है इंडिया में, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में भी पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर देखो 2 इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, पॉल एप्पलबी कमीशन बना 1953 में, उसकी रिकमेंडेशन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईआईपीए 1954 में बना। फिर इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1955 में आईएसपीए बना, ठीक है। आईएसपीए तो बाद में बंद कर दिया गया, आईआईपीए अभी भी चलता है और ये पब्लिश करता है आईजेपीए, इंडियन जनरल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो रिसर्च का जितना भी काम होता है वो इसमें पब्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद में यूपीएससी में ये 1986-87 में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे ऐड कर लिया गया। तो ये हमने देखा, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। शुरू में पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट था, उसके बाद में वुड्रो विल्सन आते हैं, गुडनाउ आते हैं, उसके बाद में क्लासिकल थिंकर्स आते हैं, और उसके बाद में अलग अलग फेजेस, हमने 6 फेजेस की बात करी। फिर निकोलस हेनरी के फेजेस की बात की। तो आप ये अच्छे से देख लेना, 10 नंबर में, आई थिंक 10 नंबर में ये क्वेश्चन बनना चाहिए, और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो आप एक बार ये वाला 1-2 बार देख लोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। इन केस अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आई हैव टोल्ड यू, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर इसमें आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर लेक्चर है, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, देन ओनली वी विल अपलोड इट ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, और लेक्चर 4 जो होगा वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए की हम बात करेंगे। एनपीए के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या चेंजेस किए गए, और नवलोक प्रशासन में क्या क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।